हेलो एंड वेलकम टू द वेरी वेरी स्पेशल एडिशन ऑफ आवाज द वॉइस। और आज हमारे साथ जो मेहमान है वो ना ही सिर्फ बहुत ज़्यादा मासूम है दिल से दिमाग से, उतने ही अच्छे और खूबसूरत एक्टर हैं। आपने इनको 80s से देखा हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खैर मकदम करती हूँ, वेलकम करती हूँ मनोज पाहवा जी का। मनोज जी आदाब। नमस्कार। बेहद खुशी हुई, जनवरी से लेकर आपको अब तक चेस कर रही थी मैं, आखिरकार आप वो भाग दौड़ में लगे रहते हैं तो कई बार क्या होता है उस तरफ शूटिंग में और इस तरफ हो नहीं पाता कोऑर्डिनेट। लेकिन अच्छा हुआ, अभी आपसे मिलने का मौका हो गया। जी बेशक, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि अभी परसों ही आपकी अनेक देख कर आई हूँ। आए हाय मनोज जी, बस क्या कहूँ मैं, पूरी फिल्म में आप छाए हुए हैं और अबरार साहब के रोल में आए हैं। और जब आप वो डायलॉग पढ़ते हैं कि जर फिरदौस ज़मीने बरूए हमें और वो आपका अजान की आवाज सुन के ऐसे खड़े हो ना, और उसके बाद एक एक जो चीज है आपकी, उसको आपका छिपाना आए हाय। और अच्छा लगता है जब मतलब आप कुछ डिटेलिंग करते हैं और वो सामने से लोग आप जैसे लोग समझ के पकड़ते हैं तो बड़ी खुशी होती है। बहुत से लोगों को नहीं भी, लेकिन जितनी माइन्यूट डिटेलिंग जो आपने पकड़ी, बहुत अच्छा और बड़ी खुशी हो रही है सुन के। वैसे तो तारीफ सुन के खुशी ही होती है लेकिन जिस बारीकी से आपने वो सब मोमेंट्स डिस्क्राइब किया है वो बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरा बस चले तो मैं हर वक्त जो है यही करती रहूं, क्योंकि आपकी एक्टिंग की मैं फैन हूँ लिटरली। हालांकि जर्नलिस्ट के लिए यूजुअली होता यह है कि उनको फैन बन के नहीं, एक जर्नलिस्ट बन के बात करना होता है, पर आपके मामले में मैं बिल्कुल पार्शल हूँ बहुत। तो मनोज जी, चूंकि एक नॉर्मल फ्री विलिंग चैट है तो मैं क्वेश्चन से शुरू करूंगी। हालांकि कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं आपसे। आप दिल्ली से हैं और आप 80s से स्ट्रगल कर रहे हैं। थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप फादर पाकिस्तान से थे, फिर आप दिल्ली में बसे, थोड़ा बहुत आपके पेरेंट्स सिबलिंग्स। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ। मेरे फादर जो है वो फादर साहब पार्टीशन के टाइम पे जो इस वक्त पाकिस्तान में पंजाब है वहां से थे, तो वहां से आए थे माइग्रेट होके। तो कुछ और जगहों पे, मतलब अलग अलग जगहों पे, जैसे लुधियाना, जलंधर वगैरह, इधर उधर कुछ और जॉब्स करते कराते वो दिल्ली में सेटल हुए। दिल्ली में उन्होंने ऑटोमोबाइल का बिजनेस किया, वहीं मेरा जन्म हुआ। तो मैं जब पैदा हुआ तो मतलब मेरा जन्म कहना चाहिए कि एक अपर मिडिल क्लास, मतलब अच्छा बिजनेस फादर का था और हमने बचपन से वो ही देखा। और चूंकि मैं बड़ा लड़का था अपने घर में, तो ये था कि जैसा होता है कि फादर के बाद यही संभालेंगे बिजनेस। तो मेरी ग्रूमिंग भी उसी तरह की हो रही थी और मैं अपना स्कूल जाता था। उसके बाद से मैं अपने दरियागंज में जो हमारा गैराज था और जहाँ हमारा बिजनेस था वहां जाता था, और शाम को 5 बजे मेरी छुट्टी होती थी और मैं घर आ जाता था। तो होमवर्क पढ़ाई वढ़ाई में तो कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, और किसी एक्टर का नहीं होता। हाँ, तो बस वो ये था कि चलो भाई। अब वो बीच में ये हुआ कि सिलसिला ये हुआ कि स्कूल में वहां पे शुरू हुआ कुछ, जैसे एनुअल डेज वगैरह होते हैं तो उसमें कुछ स्किट परफॉर्म कर दिया, और वहां से ही शुरू हुआ। फिर वो बढ़ के थोड़ा मोहल्ले में आ गया। मोहल्ले में जो रामलीला होती है उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। तो क्या बनते थे आप? है रामलीला में क्या बनते थे आप? लक्ष्मण का रोल करता था। अच्छा। अच्छा। तो बस वो कब वो धीरे से वो एक बीज डल गया कि वो उसमें कुछ मजा आने लग गया। तो फिर वो खोज शुरू कर दी कि भाई ये कैसे होता है, और किसी ने बताया कि भाई मंडी हाउस एक जगह है जहाँ पे एक ऐसा NSD है और जहाँ पे नाटक होते हैं। तो फिर उसकी खोज में लगे, वहां पहुंचे। वहां जाके एक ग्रुप था, शेखर वैष्णवी थे, उनका ग्रुप था हस्ताक्षर। जी, वहाँ वो NSD से ही थे वो भी। और उनके ग्रुप में जाके कहना चाहिए कि दाखिला ले लिया।
वहां पे जाना शुरू कर दिया और वहां पे थोड़ा सा वो नाटक का सिलसिला शुरू हो गया। वो जैसा कि होता है घर में थोड़ा सा वो हुआ, फादर साहब ने कहा भाई ये सब क्या, तुम भांडगिरी करने जा रहे हो, अपना बिजनेस है ये देखो। यही होता है। तो वो अपने जैसे फादर होते हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं कि भाई कहाँ इधर उधर घूम रहा है, हमने इतनी मेहनत से बिजनेस खड़ा किया है, अब इसको चलाओ संभालो और अपना आगे चलो। लेकिन इरादा पक्का था, तो धीरे से फिर वो भी समझ गए कि भाई ये मानेगा नहीं, तो फिर वो धीरे धीरे वहां पे बढ़ते गए, नाटक करने लगे, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ करने लगे और फिर फाइनली 94 में वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए। अभी बॉम्बे में भी, मुंबई, तो मुंबई हो गया जो मुझे बॉम्बे अच्छा लगता है। मैं तो बॉम्बे में ही आया था, मुंबई हो गया। तो बस आपके सामने है, पिछले वही 27-28 साल से यहाँ है और टेलीविजन सीरियल्स या टीवी कमर्शियल्स या म्यूजिक वीडियो, फिर धीरे से फीचर फिल्म्स, फिर बड़ी स्टारकास्ट वाली बड़ी फिल्में, फिर धीरे से कुछ ये सिलसिला शुरू हुआ कुछ, जैसे कि आप जानते ही मुल्क जो एक फिल्म अनुभव सिन्हा की, उसके बाद से फिर लोगों का नजरिया बदल गया। लोग ये सोचने लगे कि सीरियल के एक्टर्स फिल्मों में भी कामयाब हो सकते हैं। जी, और दूसरा एक जो एक टाइप कास्टिंग हो गई थी कॉमेडी की, सब लोग प्यार करते थे, इज्जत देते थे, अब भी देते हैं, लेकिन उस वक्त ये था कि भाई बहुत अच्छे एक्टर हैं मनोज बावा, बट ही इज ए कॉमेडियन। बताइए, जैसे कॉमेडियन कोई एक्टर नहीं होता। हंसाना ज्यादा मुश्किल होता है लोगों को। जी वो तो है, लेकिन ये है कि कोई सीरियस रोल में कंसीडर नहीं करता था, कोई इस तरह के नेगेटिव कैरेक्टर में कोई कंसीडर नहीं करता था कि बढ़िया अच्छे हैं, हैप्पी गो लकी है, दिखते हैं बहुत अच्छे हैं, आते हैं स्क्रीन पे तो मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। तो वो जो सिलसिला था वो काफी साल लगे उसको ब्रेक होने में, लेकिन वो सिन्हा साहब को मैं क्रेडिट दूंगा, अनुभव सिन्हा साहब को, कि उस सब का उन्होंने वो लिया, वरना कोई डायरेक्टर या कोई ऐसे प्रोड्यूसर चांस लेता नहीं है, बहुत कम चांस लेता, उन्होंने चांस लिया। तो फिर एक बार जब फिल्म आ जाती है तो फिर सब लोगों का नजरिया ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। जी। आपके अनुभव जी के बारे में, क्योंकि वो एमयू से मेरे सीनियर रहे हैं, तो मेरे मुंह से बेसख्ता हमेशा अनुभव भाई ही निकलता है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि उनको अनुभव सिन्हा जी कहूँ, थोड़ा वो कनेक्शन एमयू का बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो अनुभव जी की एक खासियत है कि उन्होंने जब भी किसी एक्टर को लॉन्च किया है, हमेशा उनकी आंखों से और उसके इमोशन से काम लिया है। उनको उनकी फिजिकल अपीयरेंस से कभी कुछ लेना देना हुआ ही नहीं, और यही सबसे बड़ी बात है उनकी। आपको जब मैंने मुल्क में देखा है, मैं आपके साथ रोई हूँ मनोज जी, जब आप अल्टीमेटली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मैंने ये किया है, लेकिन मैं मजबूर था। आपके साथ साथ हाँ इतने लोगों ने आंसू पोंछे हैं, मैं तो खैर वैसे ही इमोशनल हूँ आपके लिए। तो वो आपकी आंखें भर आना उस फिल्म के अंदर, और वो सांस आपकी ब्रेथलेसनेस होना, मेरे ख्याल है आपसे बेहतर, मैं बहुत ही इम्पार्शियल होके इनफैक्ट कह रही हूँ, आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता था। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया आपने। ये सब मैं ये कहूँगा, इसमें अनुभव सिन्हा साहब का बहुत वो क्रेडिट है, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा एक एक्टर को, तो वो चाहे कितना भी अच्छा एक्टर हो, और वो फिर नहीं कर पाएगा। मैं इस मामले में खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मुझे अनुभव सिन्हा साहब जैसे दोस्त हैं वो मेरे। शुरू से मैंने उनके हर जितने भी उन्होंने, चाहे वो टेलीविजन सीरियल हो, चाहे उन्होंने तो मुझे म्यूजिक वीडियोस में भी काम करवाया। मैंने उनको कहा, मैंने कहा डांस वांस नहीं आता, पहले सब कर लेंगे, आप करिए, जो मैं काम कर रहा हूँ तो वो आपको तो साथ में करना ही है। तो वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो उसी का नतीजा है कि उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस निकलवाई। स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैं कहूंगा ये स्क्रिप्ट में क्या है कि एक्टर के पास अगर अच्छी स्क्रिप्ट
और पूरा एक उसका जो, और दूसरा क्या, वो प्यार करते हैं अपने कैरेक्टर्स को, और खासतौर से उनको ये बहुत था कि भाई सब लोग मना कर रहे हैं कि तुम इस बिलाल के रोल में मनोज बाबा को ले रहे हो, सोच लो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही वाली बात कि वो बहुत अच्छे एक्टर है बट वो कॉमेडियन है, लोग आएंगे स्क्रीन पे तो लोग स्माइल करेंगे, हंसेंगे, बट उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भरोसा है कि आप ये बहुत अच्छा करेंगे इमोशनल रोल। तो मैं, और जब ऐसा होता है ना तो क्या होता है कि आपको खुद का जिम्मेदारी कॉन्फिडेंस जब, कितना बढ़ जाता है जी। आपकी जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है तो आप भी थोड़े से डर जाते हो। मैं बहुत डर गया था, मैंने कहीं ऐसा ना हो जो लोग कह रहे हैं वही सच निकले। तो अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकता था, जितनी फाइनली जब रिजल्ट आया तो बस ये लगा कि चलो यार, बहुत अच्छा लगा लोगों को, लोग आज भी बाकी फिल्में भी देखते हैं, लेकिन मुल्क के बारे में स्पेशल मेंशन करते हैं लोग। जी 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 जी, मुझे बहुत मैं ईमानदारी से ये बात कह रही हूँ कि जो आपका कैरेक्टर उस फिल्म के अंदर रहा है, बहुत कम लोगों को मैं याद रख पाई, और ये गलत बात है और लोगों के लिए जस्टिफाइड नहीं है जो मैं कह रही हूँ। जाहिर है ऋषि कपूर साहब का तो एक रोल था ही उसके अंदर, लेकिन इसके अलावा जिसे आप सेकंड फिडल कहते हैं, सेकंड फिडल में इन केस मैं सेकंड फिडल मानती नहीं हूँ, लेकिन उसके मैं कितने लोगों को, हालांकि रजत कपूर भी थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो याद रह गया वो आपकी आंखें और आपका रोना, आपकी ब्रेथलेसनेस, वही सारी चीजें याद रह गई, और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव थी मेरे सामने, मुझे याद है कि पुरानी दिल्ली वालों के साथ हमने बैठ के ये फिल्म देखी थी, दोबारा गई थी मैं देखने के लिए, एक तो प्रीमियर में और दोबारा, सारे दिल्ली वाले, पुरानी दिल्ली वाले रो रहे थे। हर शख्स के घर में एक बिलाल है जी। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। मैं अनेक पर आती हूँ मनोज जी, ये रोल के बारे में थोड़ा सा बताइए, फिल्म के बारे में, एनीथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट। मैं आई डोंट वांट टू गो टू, जो भी आप कहना चाहेंगे। अनेक और अबरार रोल है। देखिए, वो आप देखेंगे पीछे कुछ जो फिल्में सिन्हा साहब ने बनाई है, अनुभव सिन्हा साहब ने, वो कोई भी जो है ऐसी फिल्म नहीं है जो किसी ना किसी सोशल पॉलिटिकल मुद्दे को टच ना करती है। ये बहुत अच्छी बात है, एक जिम्मेदार फिल्म मेकर और एक क्रिएटिव पर्सन होने के नाते सिर्फ महज एंटरटेनमेंट नहीं, वो एक सब्जेक्ट उठाते हैं, टॉपिक उठाते हैं, तो ये भी एक भाई एक मुद्दा तो है ही हमारे देश का, कि जो आप एक कुछ भी कह लें कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो हम देख पाते, महसूस कर पाते कि एक निग्लेक्टेड रहा है राइट फ्रॉम द बिगनिंग। ये नहीं कि ये कोई सरकार ने किया या वो सरकार ने किया, ये आजादी से ही उसके बाद से ही कुछ हालात ऐसे रहे कि शायद हम लोग आजादी के बाद इतना मेन स्ट्रीम और हिंदी बेल्ट और ये सब बड़े बड़े इसके विकास में और इनकी चीजों में ऐसे रहे कि वो बहुत निग्लेक्टेड ही रहा। तो जब ये स्क्रिप्ट आई तो तब, अब आपको मैं फ्रैंकली ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, मैं भी कोई बहुत उतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ या बहुत पॉलिटिकली बहुत अवेयर नहीं हूँ। हमारी जितनी जिस तरह की वो है परवरिश, पढ़ते हैं थोड़ा अखबार पढ़ते हैं, थोड़ी न्यूज देखते हैं, बट उतना, बट ये जब स्क्रिप्ट आई तो मैंने कहा सिन्हा साहब को कि इतना इस तरह की चीजें हैं, मुझे मालूम नहीं था। फिर हमने उसके बारे में पढ़ना शुरू किया और सिन्हा साहब ने जो है हमको कुछ लिटरेचर दिया, कुछ आर्टिकल्स बताए, कुछ लोगों को सुनने के बारे में बताया, तो तब लगा कि वाकई बहुत से लोगों को नहीं पता है अभी इतनी सारी चीजों का। और फिर उस तरह से किस तरह से जो भी हालात रहे उसके हिसाब से किस तरह से हमारी पूरी मशीनरी काम करती है, पूरी चाहे वो पॉलिटिकल मशीनरी हो, चाहे वहां के जो कुछ लीडर्स हैं जो अपने हित के लिए वहां का जब उसको एक सिचुएशन को भुना रहे, सोल्यूशन कोई नहीं निकाल रहा। तो उसमें ये हम लोगों ने जी तो बहुत सारी चीजें पढ़ने और सुनने के बाद समझ में आया, तो फिर ये कैरेक्टर करना था, तो उसके लिए वो स्टडी भी जरूरी थी कि किस तरह से ये लोग जो होते हैं उनके अपने भी कुछ जिसे कहेंगे प्री कंसीव्ड ओपिनियंस या अपने भी कुछ बायसेस होते हैं,
जी कैसे बड़ी पोजीशंस पे होने के बावजूद भी वो अपनी एक चीजों को लेके या और पॉलिटिकल चीजों को लेके, प्रेशर्स को लेके किस तरह से वो जी ऑपरेट करते हैं, जी तो बहुत बहुत लेयर्ड कैरेक्टर। जी बहुत, हाँ, बहुत ही कहते हैं कि बड़ा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था वो, जस्ट नॉट ए बहुत। ब्यूरोक्रेट के एक पोजीशन पे है। कितनी सारी चीजों को इनको भी हैंडल करना पड़ता है और कई बार ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो वैसे देखा जाए आम तरीके से तो लगेगा कि ये तो बहुत ही मतलब नाजायज बात हो गई, बट कुछ चीजें करने के लिए, संभालने के लिए, ओवरऑल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। और जी सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स थी, स्क्रिप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स थी, जी जो बहुत। बहुत, तो जी बहुत मजा आया करने में। और जी आपको, आपकी क्या स्ट्रगल रही इस कैरेक्टर को निभाने में, क्योंकि उसको हर बार एक नया इमोशन देना है, जब उसको ऑर्डर देना है, तब कमांड करना है, तब वो जो अपनी अपने खुद की मादरी जबान बोलना चाहता है, तब जब वो कश्मीर याद करता है, तब अब वो कुमुद मिश्रा जी के साथ फैसले लेता है, तब तो हाउ इजी और डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू प्ले दैट कैरेक्टर? आपने तैयारी कैसे की इसको? क्या स्ट्रगल क्या रहा तैयारी करने का? स्ट्रगल सबसे पहला जो वो था, वो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे पता ही नहीं था इस सिचुएशन की ग्रेविटी क्या है। जी हाँ, बस आपको ये नहीं लगता, आपको नहीं लगता मनोज जी के क्लीन स्लेट से काम करना ज्यादा आसान होता है? अगर आपको जी, नहीं मालूम हाँ, है तो शायद वो हाँ, इमोशन ज्यादा बेहतर प्ले कर पाए। जी, जी जी, शायद ये चीज जो है मेरी उसमें ही मेरे फेवर में ही रही, क्योंकि जी मुझे फिर क्या हुआ कि बिल्कुल सिरे से राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई सिर्फ इस कैरेक्टर नहीं कि भाई इससे पहले अंग्रेजों के टाइम पे क्यों, तो वो परतें खुलती गई, वो मुझे स्टडी करना पड़ा, तो मुझे लगा ये एक ऐसी जगह है जो यूज ही होती आई है। बिल्कुल अंग्रेज सही भी है। उसको अंग्रेज भी उसको बंद करके रखते थे, जी और जी सिर्फ जी कुछ कुछ जो लोग हैं, जो उन्हीं के जो कुछ फॉरेनर्स, दे वर अलाउड टू विजिट दैट, जस्ट फॉर राइट। के ये अगर हमने किसी और को एक्सपोज कर दिया तो इसके जितने रिसोर्सेस हैं और जितनी इसकी बस। खूबसूरती है ये कोई और एक्सप्लॉइट कर लेगा। जी तो जी जैसे जी धीरे धीरे मैं स्टडी करता गया, तो फिर मैं पीछे जाता गया, तो जी मुझे लगा यार ये तो मतलब इसके तो फिर इनकी अपनी जोग्राफिकल, इनकी अपनी जी लोकेशन। डेमोग्राफिकल प्रॉब्लम्स के बहुत सारे ट्राइब्स थे। सी जी प्रॉब्लम बहुत ऐसे राइट। नहीं, हाँ, जी एक एकदम अचानक वो खड़ी हुई नहीं है, बहुत पुराने टाइम से। तो वो जी जब आप चीज को समझते, तो आपने जो कहा कि शायद जो क्लीन स्लेट थी उसमें जब ये जी सब एक नए सब्जेक्ट की तरह मैंने पूरा पढ़ा और फिर मैं इस कैरेक्टर के पास आया कि वाकई में जो लोग इस इन पोजीशंस में होते होंगे उनके लिए कितना डिफिकल्ट है किसी ऐसी चीज को मैनेज करना। अभी आपको जैसे वही वाली बात है कि आपको एक कोई स्टूडियो दे दिया जाए कि चलिए जी जमान साहब आप ये जो है स्टूडियो रन कीजिए सिद्दीकी साहब, अब आपको क्लीन स्लीट मिलेगी, अब हर चीज आप अपने हिसाब से उसको अंदर, भाई ये शुरू से मैं बिगनिंग से ये रखूंगी कि ये कायदा होगा, रिकॉर्डिंग होगा, ये प्लेस ऐसी होगी। अब आपको एक बहुत ही बिगड़ी हुई चीज, कोई बिल्कुल ही डिसऑर्गेनाइज और बहुत ही बिगड़ी चीज मिले, उसको सुधारने में आपको कितना, तो मेरा सही। कैरेक्टर उस पोजीशन में है जो कि वो जी रन कर रहा है। फिर देन अपने देश के अंदर उसकी अपनी एक पर्सनल ये है कि उसका अपना प्रेजुडिस है। स्टेट, जी अपना जी उसका जी जो हाल है वो भी उसी जी दौर से गुजर रहा है। जी जी और बट क्या है कि अब इतनी हाई पोजीशन पे है कि उसको डिसीजंस अपने इमोशन के हिसाब से लेने नहीं है, लेने उसे तो नहीं है। लेने नहीं है। और ये सो इट बड़ा अच्छा डायलॉग आप ही का डायलॉग फिल्म के अंदर है ना, जो कि दिल को सिर्फ धड़कना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। वाज जी जी, जी जी तो बहुत ही, और इस तरह का कैरेक्टर मिलना मतलब एक एक्टर के लिए मुझे लगता है कि एक डिलाइट हो जाता है, जैसे कि कहते हैं ना कि हाँ इसको करने के अंदर बहुत मजा आएगा, वो मजा इस आए। कैरेक्टर बहुत बहुत मजा आया मुझे। जी लोग पसंद कर रहे हैं, काफी लोगों ने लिखा भी है कि जी तो अ, यही सब चीजें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज और वो तो जी बहुत हम हमको ये सोच रहे थे कि जी आप और कुमुद मिश्रा
आप और कुमुद मिश्रा जी जब भी साथ खड़े होते थे, ये समझ में नहीं आता था कि कौन मैनिपुलेट करना चाहता है रोल के अंदर विद इन द रोल, और कौन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रोल प्ले कर रहा है। इस कदर इमोशंस के एक्सचेंजेस हुई हैं हर उस सीन में जो जिसमें आप लोग हैं जी वो वहाँ उनके साथ बड़ा अच्छा एक रैपो मेरा एज एन एक्टर, जबकि हम एक दूसरे को जानते बहुत साल से हैं, वो स्कूल नेशनल स्कूल ड्रामा से ही है और काफी साल से, और हम लोग बॉम्बे में भी काफी टाइम तक तो पड़ोसी थे, वो रहते थे साथ में, जब शादी भी नहीं हुई थी उनकी, लेकिन ऐसा कुछ मिलना, लेकिन ये वही कहूंगा कि मुल्क से और फिर आर्टिकल 15 और फिर हमने बाहर भी यशराज की भी एक फिल्म की है, बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ, बहुत ही अच्छे एक तो एक्टर है और बहुत ही सुलझे हुए इंसान है और बहुत ही प्यारे इंसान, तो उनके साथ काम करने में इस तरह मजा आता है कि देखिए उनके साथ काम करने का क्या फायदा है कि वो एक एक्टर है जिनसे आप साथ में काम करते हैं तो एक कहीं ना कहीं होता है ना कि एक देखिए एक पॉजिटिव एक जो है कुछ कंपटीशन भी रहता है जी, बहुत हेल्दी कंपटीशन रहता है जी, तो सच है, वो दिख रहा है। ये मेरी करियर में एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जिनसे मैं अपना रोल डिस्कस कर लेता हूँ। क्या बात यार तुम छोड़ो, तुम तो हमारा तो है, तुम तो कर ही लोगे, मुझे बताओ मैं यहाँ फंस रहा हूँ, तो बड़ी बहुत ऑनेस्टी से वो मुझे मेरे कैरेक्टर के बारे में, ये बात हमारे आर्टिकल 15 में भी हुई, मैं उनसे पूछ लेता था या वो खुद भी बता देते थे, और यही इसमें तो इतना ऐसी टीम वाला बहुत मजा आता है उनके साथ काम करने। जी, एक बड़ी अच्छी बात आप में मुझे ये लगती है कि ह्यूमिलिटी है, ये भी कि पूछने की, दोस्तों से अमूमन कौन पूछता है, तो या तो आप सीनियर से पूछते हैं या फिर किसी सीनियर को देखते हैं कि भाई फलाने ने ऐसा रोल कैसे निभाया होगा, तो आप लोगों की बॉन्डिंग का मतलब एक बड़ी ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलिटी और मोहब्बत है। ये बिल्कुल कुमुद के साथ मेरा ऐसा रिलेशनशिप है, मैं खुल के उनसे, तो भाई तुम कर लोगे अपना कर लेना, ये मैं जरा फंसा हुआ, मेरे को ये बताओ कि ये कैरेक्टर में ये चीज कैसे होगी, तो बड़े खुल के हम लोग हंसते हुए मजे से बताते हैं, साथ में शूटिंग भी करते हैं, और तभी मुझे लगता है कि बड़ी ऑनेस्टली जो हमारे जो कैरेक्टर की, देखिए आप पॉलिटिकल लीडर है, अब मैं उनके नीचे काम करने वाला एक ऑफिसर हूँ, बट हमारे बीच की जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि जो उनके यानी कि जो अगर कोई डिप्लोमेटिक मीटिंग है तो ये जो IAS ऑफिसर्स होते हैं जो ये ही बता के बैठाते हैं कि सर नेताजी ये बोलना है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज हम इस तरह से वर्कआउट किए कि बहुत सटली एक दूसरे की लोग के साथ वो बड़े अच्छे से कम्युनिकेट होती है, जो बिल्कुल सही है। एक हाँ जी, माफ कीजिएगा, वो जेस्चर ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जी 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 जी। तो वो एक सीन मैं दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि एक सीन इसमें ऐसा है जिसमें कुमुद मिश्रा जी तो बात कर रहे हैं सांदा से, और आप पीछे बैठे हुए हैं, और आपका जो जेस्चर है वो कुर्सी पे ऐसे बैठे हुए, और जब वो आपसे मुड़ते हैं तो आप तो क्योंकि आफ्टर ऑल आप उनके अंडर में हैं, और वो चेहरे का फौरन एक्सप्रेशन बदलना आया है तो ये फिल्म वाकई में कई बार देखने लायक है, समझने के लिए भी और ये भी जानने के लिए कि अनेक में ये बात सही है कि हमने सारे स्टेट तो ले लिए, लेकिन हम उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, उसको इंटर मिंगल नहीं कर पाए। जी 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 तो बिल्कुल जी, ये तो माशाल्लाह आप सक्सेस की सीढ़ियां चलते जा रहे हो, बिल्कुल साफ दिख रहा है, खुदा करे आप आगे भी ऐसा करें। तो मैं लेकिन आपके स्ट्रगल के पीरियड के बारे में भी जानना चाहती हूँ कि जैसे अमूमन, मैं ये नहीं पूछ रही आपसे कि क्या आप सड़कों पे सोए कि नहीं, क्या जो अमूमन कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं, बाकी लोग होते हैं, इस तरह के बॉम्बे में आने के बाद 84 से लेकर आप हम लोग में भी तो शायद आपने रोल प्ले किया है, हम लोग सीरियल मैंने रोल किया था जी जी वो एक टोनी त्रिभुवन नारायण सिंह उर्फ टोनी, जो कि मछली के ऑपोजिट था, जो कि बड़की मछली और छुटकी, तो मछली जो है वो थोड़ी एम्बिशियस लड़की है और वो किस तरह से एक फ्रॉड के चक्कर में फंस के जाती हैं, भाई मैं तुम्हें हीरोइन बनाऊंगा और बॉम्बे ले जाऊंगा और ये करूंगा,
उसमें फंस अच्छा, जाती वो है। आप थे? यस यस जी, यस। अब वो उस वक्त मेरा वजन जो है सिर्फ 55 किलो था। जी तो जी उसमें, और वो जी बेसिकली मैं उस वक्त बहुत नया नया आया था मंडी जी हाउस में। जैसे कि बताया कि मैं करते कराते रामलीला और मंडी हाउस पहुंच गया था, और शेखर जी जी वैष्णव के ग्रुप में एक दो नाटक किए थे, और बस मैं अभी 2-1 साल ही हुए थे, और कुछ एक दो नाटक और किए थे मैंने, जो जी। थोड़े से नोटिस में आए थे। तो अच्छा, सीमा जी ने मेरा नाम रिकमेंड किया विश्वास। था। अच्छा, हाँ, सीमा विश्वास जी ने। जी। सीमा नहीं, सीमा भार्गव जो मेरी वाइफ है। भार्गव। जी जी हाँ, जी जी जी। सीमा माफ भार्गव जो कीजिए। मेरी अब वाइफ है, वो जी। बड़की थी, बड़की बड़की। ओहो, अरे ये मैं कैसे भूल गई। हाँ अच्छा, तो फिर प्लीज आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर लव स्टोरी। अब हमारा हाँ, वही चेंज हो मैं गया। एक्चुअली जी वो बताते बताते हम लोग उसी पे आ गया कि जी सीमा जी ने रेकमेंड किया था, क्योंकि वो जो है जी दिव्या के अगेंस्ट, मंजली के अगेंस्ट कोई जी एक लड़का बॉम्बे से कास्ट करने वाले थे। तो जी सीमा ने जी उनको कहा डायरेक्टर साहब को कि एक लड़का नया आया है अभी जी दिल्ली रंगमंच में, तो आप जी उसको ट्राई कीजिए। तो डायरेक्टर साहब ने कहा, "अरे यार, तुम्हारे रंगमंच के वो लड़के वड़के देखने में अच्छे नहीं, मुझे हैंडसम लड़का चाहिए।" और तो सीमा जी जी फिर मुझे लेके गई, और उन्होंने जो है मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया। तो वो रोल जी हम लोग वाला सीमा जी ने दिलवाया था मेरे को। जी। क्या बात है, बड़ी अच्छी हाँ हाँ बातें बता हाँ रहे हैं आप। तो वेरी, हाँ हाँ। तो आप लोगों की फिर लव स्टोरी शुरू हुई। हाउ हाउ डिड तो इट हैपन, हाउ डिड यू लव मैरी? लव लव स्टोरी बहुत बाद में शुरू हुई। फिर हमने अच्छा। साथ में, हम लोग साथ में थिएटर करते थे, काफी जी प्लेस हमने साथ किए, और जी वो करीब 84 में आके हमने कुछ एक प्ले किया था, आधे अधूरे, मोहन आधे राकेश जी पूरे, का। मोहन मोहन राकेश जी का। जी 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 जी। तो उसमें जो है वो सावित्री का रोल वो करती थी, और जी बाकी जो मेल जो जितने कैरेक्टर्स थे उनका हस्बैंड और ये सब मैं करता था। उसके बहुत जी शोज हुए, उसके काफी जी शोज हुए, और वो जी काफी अप्रिशिएट हुआ प्ले। जी तो काफी दिनों बाद उस प्ले के बाद हम लोगों के अंदर ये एक रिलेशनशिप वाली फीलिंग जी डेवलप हुई। तो वो जी। जमाना वैसा तो था नहीं कि डेटिंग हाँ करेंगे फिर डिसाइड हाँ। करेंगे। और हम लोग तो शो करके कहीं से आए थे बाहर से, तो बस ये हुआ कि रिहर्सल वगैरह के दौरान हमने उनसे पूछा कि आप कुछ ऐसे ऐसे कुछ फीलिंग्स सी आ रही है, आपको भी आ रही है? तो तो उन्होंने कहा, हाँ, कुछ फीलिंग तो मुझे भी आ रही है। तो हम जी लोग पास में एक बाराखम्बा रोड है, वहां पे हंस प्लाजा एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, जी जी, अभी भी है। जी अभी भी है। तो वहां जी। पे हम लोग चले गए, और हम्म। हमने, और दोनों ने कहा कि अगर फीलिंग आ रही है तो नेक्स्ट थिंग क्या है कि हम लोग शादी कर लेते हैं, मतलब अच्छा। शादी कर लेंगे। तो बस जी वो दिन था, वो डिसाइड हो गया। फिर जी। उसके कुछ साल बाद हमने शादी कर ली साथ में। आपके पेरेंट्स और या उनके पेरेंट्स में किसी तरह का कोई, मतलब वो नहीं आसान था, कुछ, वो जैसे केक वॉक? नो। हाँ, वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि जी हम लोग के नाटक वाटक देखने के लिए उनके जी। पेरेंट्स भी आते थे, मेरे अच्छा। पेरेंट्स जानते ही थे उनको। जी तो ये बहुत कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई ऐसा जी फैमिली से अपोजिशन नहीं हुआ। हमने बता जी दिया ऐसे ऐसे, हमने डिसाइड किया कि हम शादी करेंगे, तो बस जी। वो, अच्छा। तो अ, ये कहते हैं कि वो इतनी आसान शादी में कहाँ मजा आता है, कुछ कुछ थोड़ा बहुत। नहीं, तो शादियां आसान से हो जाती हैं, फिर बाद में मुश्किलें पैदा होती हैं। तो जी जी, मतलब ये वो है कि सुन रही होंगी। आपकी शादी हो गई आसानी से। लेकिन जी। जी, तो इस तरह से आप जी, आपने इतने सारे टेली सीरियल्स भी किए, और आप एक, जैसे आपने कहा, आपकी टाइप कास्टिंग भी हुई। तो अब जब आप टेलीविजन की और ये वाली फिल्मी दुनिया जो है उसको कभी आप कंपेयर करते हैं कि वो स्क्रीन, हालांकि आपको लोगों ने तो सच पूछिए तो टेली सीरियल से ही जाना, और जी उसके जी, बाद जब आप बड़े पर्दे पर आए तो लोगों ने कहा अरे ये तो वो है। तो करेक्ट, इस तरह बिल्कुल। नहीं, कंपैरिजन दैट यू डू, या दोनों की लाइफ में कितना ज्यादा फर्क है? नहीं, मेरे को तो देखिए, मैं जब यहाँ पे मुंबई आया था, तो जी। शादी हो चुकी थी मेरी, और अच्छा। दो दो बच्चे भी हो चुके थे। जी मैं अराउंड व्हेन आई वाज 30 तब मैं आया यहाँ पे मुंबई। जी उससे पहले मैं जी दिल्ली में करता था।
जी जी तो जब मैं आया तो मेरे सामने ये चॉइस नहीं थी कि यार मेरे पास इतना वो नहीं था कि मैं सिर्फ फिल्म्स में काम करूंगा, सिर्फ टेलीविजन में नहीं करूंगा। मैं आया और मेरे पास एक ही मोटिव था कि मुझे एक्टिंग करके अपने घर को घर चलाना है, चलाना है। बस। जी तो मैं जी आया, मुझे टेलीविजन रोल ऑफर हुआ। अच्छा, एक चीज और भी है कि मैं इस मामले में लकी था कि जब मैं आया था बॉम्बे में तो टेलीविजन अपने ऐसे पीक पे था। बिल्कुल पीक पर था, आप याद बिल्कुल कीजिए सही। कि हम लोग के बाद जी से बुनियाद, ये जो है जिंदगी, ये सारे जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, जी 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 सब बड़े बड़े डायरेक्टर जो है ये टीवी सीरियल बना रहे थे। जी और क्या था, आप देखें तो उस वक्त वीकली होते थे सीरियल, जी 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 डेली नहीं होते थे। और दिल्ली नहीं बड़े होती। अच्छे सब्जेक्ट्स उस टेलीविजन पे उठाए जाते थे। बिल्कुल तुम एज एन एक्टर हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आज की तारीख में आप देखेंगे तो जैसे अब जो वेब का खुल गया है, ओटीटी का एकदम, जी 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 उस बिल्कुल टाइम टेलीविजन का एकदम खुल गया था। तो जो अच्छे एक्टर्स हैं, जो हमें लगता था कि हम जैसे जो है एक्टर्स हैं, वो सिर्फ अब डिपेंडेंट नहीं रह गए फिल्म्स पे। बिल्कुल तो बिल्कुल। हम लोगों ने जो है शुरू के, मैंने तो 15 साल टेलीविजन ही किया। देखिए, लास्ट हम्म, सीरियल था मेरा ऑफिस ऑफिस, ऑफिस ऑफिस बेहतरीन था। और वो, जी, और वो 6-7 साल चला, जी जी 6-7 साल। जी तो लगभग मैं आया तो बस अपना अनुभव सिन्हा साहब के साथ ही शिकस्त, सी हॉक्स, देन जी विक्टर के साथ वो जस्ट मोहब्बत, और बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पे सीरीज बनते थे। और हम बहुत खुश जी रहते थे कि जी भाई हफ्ते में अगर आपको 4 एपिसोड बनाने हैं तो आप जो है 8 दिन 10 दिन का टाइम प्रोड्यूसर को लेता था, और बाकी 20 दिन आपके फ्री है। जी है, आप क्या बात है। आप जी आप फैमिली के साथ टाइम गुजारें, आप कोई एड फिल्म आ जाए तो कर लें, कोई छोटा मोटा फिल्म के अंदर रोल आ गया तो वो कर लें, बट जी ऐसे कोई काम की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जी जी हाँ, ये वाकई में आप लकी रहे उस मामले में। हमें भी याद है कि टेलीविजन भी कम घरों में हुआ करता था, तो जब हाँ, टेलीविजन लगता था तो आस पड़ोस के उन लोगों के यहाँ जिनके यहाँ टीवी नहीं होता था, तो हमारा पूरा घर ही सिनेमा हॉल बन जाता था। जी 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 जी। जी जी। तो कोई बड़की की तरफ है, कोई छोटी की तरफ है। मैं छोटी की तरफ इसलिए होती थी क्योंकि मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और ओके। मुझे मुझे बड़की अच्छी लगती थी, लेकिन मेरी सिस्टर ने छीन लिया कि नहीं, बड़की मैं हूँ। तो दैट्स हाउ यू वी यूज्ड टू कनेक्ट विद द टेलीविजन। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी। तो एक इस सवाल ये मामले में, करना चाहती हूँ। जी जी बताइए। जी नहीं जी, कैरी ऑन, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, तो इस मामले में मैं बहुत ही लकी रहा कि बहुत स्मूथ जर्नी रही। आते ही जी मुझे काम मिला टेलीविजन पे, मैंने टेलीविजन पे काम किया, खूब काम किया, 15 साल काम किया। और फिर जैसे ही ऑफिस ऑफिस के बाद जो चेंज आया, तब लोग जो है डेली बनाने लगे। और जी उसी वक्त मेरी लाइफ में ट्रांजिशन ये आया कि जैसा कि आपने कहा ना, लोगों ने बाद में आपको देखा कि अरे ये तो वही है जो टीवी पे आते थे। जी 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 तो फिर सडनली मेरे पास ये सब कमर्शियल फिल्में आने लगी। अब जैसे लेकिन सलमान। अमूमन जी इनिशियली तो आपको छोटे रोल सेकंड फिडल में, उसमें भी जी बहुत कम, आपको तकलीफ नहीं होती थी कि कहाँ मैं एकदम सीरियस में एक तरह से हीरो बन के आता हूँ और कहाँ ये लोग बहुत छोटे छोटे रोल्स देते थे। हालांकि ये माना जा सकता है कि 3 घंटे की या 2.5 घंटे की फिल्म है, तो उसमें रोल कितना ही बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी इस बात हाँ, की तकलीफ हुई कि दिस इज नॉट फेयर ऑन मी। लेकिन एक चीज है, मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगी ना जितनी भी मेरी कमर्शियल फिल्में भी, जी जैसे सलमान खान साहब के साथ मैंने 4-5 फिल्में की, जी। भले ही वो लेंथ वाइज कम थे रोल्स, जैसे आपका वांटेड, दबंग 2। जी दबंग 2, लंदन ड्रीम्स, या जी रेडी, जी भले लेंथ में छोटे थे लेकिन देवर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स। राइट क्योंकि मैं राइट। टेलीविजन पे इतना काम कर चुका था, तो मेरी इतनी रिस्पेक्टेबिलिटी बन गई थी कि कोई भी वेस्ट करने के लिए जनरली यूज ऐसे नहीं नहीं, करता। बुलाता नहीं था। जी देर जी देर वाज सम इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कैरेक्टर, चाहे राइट वो उसका राइट। कमर्शियल दायरे में, चाहे वो कॉमेडी ही था, जी चाहे वो ऑफिस ऑफिस के समोसे खाने वाला एक जो ब्रांडिंग बन गया था, वो हर फिल्म में मेरे को कुछ खाने के लिए बोल देते थे कि जी सर जी। आप मैंने कहा भाई हाँ, वो ऑफिस ऑफिस हो गया है, अब ये पुलिस कमिश्नर है जो वो दबंग में, खाता हुआ अच्छा दिखेगा। वो भी खा, लेकिन वो मेरी
तो वो एक तरह से अच्छा भी था, और आपने जैसे कि पिन पॉइंट किया, वो एक टाइम के बाद थोड़ा बोरिंग होना शुरू हुआ था। मतलब फिर हाँ, मुझे हो ये जाता। लगने लगा था कि शुरू-शुरू में बहुत बड़ी-बड़ी फ़िल्में हैं, बड़े सेटअप हैं, बड़ा अच्छा पैसा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, एवरीथिंग है। बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, जैसे मान लीजिए 15 साल टेलीविज़न किया, तो 5-6 साल, 7-6 साल के बाद थोड़ी-सी कोफ्त होनी शुरू हुई। जी, और खास तौर से इस बात की कि यार कोई और टाइप का भी रोल करवा लो, सिर्फ वो एक जी, सिर्फ एक कॉमेडियन कॉमेडियन। जी, तो आप जी, जी, देखिए कि मैं फिर उसमें उस मामले में लकी रहा कि जब तक कि मैं थोड़ा-सा हताश होता, तब हुँ, तक सिन्हा साहब आ गए स्क्रिप्ट लेके। तो फिर जी, एक क्या टर्निंग बात! पॉइंट आ गया, लाइफ के अंदर एक फिर टर्निंग पॉइंट आ गया, जहाँ जी, मुझे अब लोग कंसीडर करते हैं कि नहीं भाई, इनको सीरियस रोल दो। एक फ़िल्म मैंने की थी कि क्या नाम है उसका, मिमी, नहीं, जो जी, मिमी, जी, हाँ, जी, जी, जो तो बड़ा फादर का रोल था। तो जी, वो किसी और एक्टर को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन हमारे जो अम, जो कास्टिंग कर रहे थे, उन्होंने डायरेक्टर साहब को कहा कि सर, आप मनोज पावा जब अगर स्क्रीन पे रोएगा ना, तो आप हाय, देखिए हाय! लोगों के दिल से आंसू। तो आप देखिए कि यही कुछ 5 साल पहले अगर कोई बात किसी को कही जाती, लेकिन मुल्क के बाद ऐसा रुख जी, चेंज हो गया लोगों का कि लोग सीरियस वाले एकदम ऐसी इंटेंस रोल्स में मुझे कास्ट करने लग गए। जी, 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 तो फिर मेरी जी। गाड़ी जो है थोड़ी और मजेदार तरीके से चलने लग गई। तो जी, जी, मैं कहूंगा कि मैं बहुत ईश्वर का बहुत आशीर्वाद रहा मेरे ऊपर कि मैं बिल्कुल। इससे पहले कि थोड़ा कुछ उकताऊं या थोड़ा बोर होऊं, उससे पहले कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि कुछ थोड़ी अच्छा हो जाता है। अभी अभी मैं इस चीज को, इस फेज को एंजॉय कर रहा हूँ जी, कि बड़ी अच्छी अच्छी तो मैं स्क्रिप्ट्स मिल। जी, तो मैं ये मानती हूँ कि आप मैं आपको पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन जितना मैं पढ़ सकती हूँ आपके चेहरे से, कि आप फिर बहुत अच्छे इंसान होंगे। आप अपने आप को किस तरह से डिफाइन करेंगे अगर मैं पूछूँ? क्योंकि जितना चेहरे से भी एक पढ़ने की एक कला होती है, इट्स एन आर्ट आल्सो। उससे ऐसा नज़र आता है कि आप अमूमन बड़े ग्रेटफुल रहते हैं और बड़ी इज़्ज़त करते हैं लोगों की, कम गुस्सा करते हैं शायद। तो थोड़ा-सा जी। अपने बारे में बताइए। लकी भी वही रहता है अमूमन। जी, मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि मेरे जी, फादर ने जो मुझे जो एक दो चीजें सिखाई थी, आपको जैसे मैंने बताया ना कि मेरी ड्यूटी होती थी स्कूल के बाद 3 घंटा दरियागंज। दरियागंज गैराज। तो 2-3 चीजें उन्होंने बहुत अच्छी मेरे अंदर डाल दी थी उस वक्त जी, के। एक तो ऑनेस्टी, क्या बात! जो भी हो जाए यू हैव टू बी ऑनेस्ट। और वाह, एक वाह! हार्ड, दूसरी चीज हार्ड वर्क। जी, बोले ये इन चीजों में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते आप। क्या बात है! जो क्या कुछ भी बात! है, आपसे गलती हुई या जो कुछ भी हुआ, आप ऑनेस्ट और ट्रुथ का साथ दीजिए। तो मुझे लगता है कि मैं जहां पे भी मैंने काम किया, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे टीवी कमर्शियल्स हो, एड फिल्म्स हो, एक चीज जरूर मैं अपने फादर की कही साथ में रखता था कि पूरी ईमानदारी से और पूरी ऑनेस्टी से आपको अपना बेस्ट 100% देना है, और मेहनत जी, से कभी पीछे नहीं हटना। और वही जी, चीज मेरे को आज तक यहाँ तक लेके आई। जी, जी, और कोई मैं बहुत बार बोलता हूँ कि मेरे दोस्त कई बोलते हैं, मेरे जो कि मुझे बचपन से जानते हैं, कि तुम फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हो, लेकिन कहीं से तुम फिल्मी नहीं हो। हाँ, तुम्हारे हाँ, अंदर ये एक बात सही है। तो फिर जब मैं उनसे घर में मिलता हूँ, तो जाके ऐसे ही जी, बैठ जाता हूँ जमीन जैसे, मतलब जैसे जैसे कि जी, अपना जा भाई बहन से मिलता है या दोस्त जी, दोस्त से मिलता है। तो जी, मैं कहता हूँ कि भाई मैं, मेरा प्रोफेशन है ऑफ कोर्स। फिल्म इंडस्ट्री में काम करना, जी, लेकिन मैं फिल्मी नहीं हूँ कि मैं ये ओ आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दिस। बहुत सारे जी, लोग कहते हैं तो कहीं से भी नहीं लगते कि तुम फिल्म इंडस्ट्री नहीं में काम करो। लगता। तो मैंने यही कहा भाई खूबी है। मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं है, वो मेरा काम है। जी, जी, तो जी। ये चीज है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ ये बड़ी अच्छी कि बात है। देखिए, ज़्यादातर लीडर्स, वही लीडर्स मैसेज से कनेक्ट कर पाए जिन्होंने टू से द वर्ड लीडर ही नहीं दिखाई, जिन्होंने मैसेज से कनेक्ट किया है।
तो जी जी वही जी है कि जो मैसेज से कनेक्ट करते हैं और जो दोस्तों से कनेक्ट करते हैं, तो जी उन्हीं के बारे में यही कहा जाता है कि हम्बल हैं, और ये फिल्मी नहीं है, ये सेशन में नहीं रहते हैं। अब मुझे लगता है कि हम्बल या ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अभी हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं। जी अब हमको अगर हम ये तो एक बेसिक ही हो गया कि अगर हम ही इनह्यूमन बिहेव करेंगे तो बेसिकली हम वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी शुड जी। बिहेव लाइक ह्यूमन बीइंग्स और वैसे भी ताकि आप लोग आइकॉन हैं, लोग फॉलो करते हैं आपको। जी जी तो जी जी जी, तो ये मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि चूंकि अनुभव सिन्हा जैसे डायरेक्टर आपके दोस्त हैं, और आप लोगों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो दिखता है। जी और एक कंपोजिट कल्चर, शेयर्ड कोएग्जिस्टेंस वाली चीजें हैं जो फिल्मों में आपने उनके साथ किरदार निभाए हैं। लेकिन अमूमन मैंने देखा है फिल्म इंडस्ट्री में ऑफ लेट कुछ तफरका हुआ है, कुछ डिविजन हुआ है। क्या आपको ये चीज नजर आती है, नंबर वन? और अगर नजर आती है तो आपको क्या इसका सॉल्यूशन कुछ दिखता है, या आप अपने आप को इससे अलग कर लेते हैं फॉर द नहीं सेक ऑफ मुझे क्रिएटिविटी? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा कुछ अ, मुझे कुछ ऐसा नजर कभी नहीं। महसूस नहीं हुआ। लोग जी या तो मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया जी और लेकिन कभी मुझे मुझे हमेशा यही लगता रहा कि मैं अगर जाना जाऊंगा या मैं तो अपने काम से ही जाना जाता हूँ मैं, जी चाहे जी। वो यशराज फिल्म्स हो, चाहे वो धर्मा प्रोडक्शंस हो, चाहे वो एक न्यू कमर हो जो कि एक नई स्क्रिप्ट लेके आया है, या सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट से निकला हुआ लड़का है। मैं कभी उस तरह से देखा ही नहीं मैंने कभी। और जी मुझे लगता है मैं काम करता हूँ इसीलिए, और काम में मेरा अच्छा लगता है इसीलिए मेरे पास, जैसे मैं आपको बताऊं कि आई डोंट नो ये जैसे मेरे फादर गैराज चलाते थे, तो मेरे फादर हमेशा यही बोलते थे कि उनके पास कभी कोई आ जाता था ना कि सर हम आपका होर्डिंग लगाते हैं, हम आपका पब्लिसिटी करते हैं, क्योंकि हमारी अपनी ऑटोमोटिव बैटरीज बनती थी, पाहवा जी। बैटरीज। अच्छा। तो वो अभी कभी भी हैं कुछ शायद। नहीं, अभी नहीं है उतनी जल्दी। तो अच्छा। वो उन चीजों में बिलीव नहीं करते थे, तो मैं कई बार उनसे कह भी देता था कि थोड़ा बहुत तो मार्केटिंग वगैरह। तो वो कहते थे बेटा मेरे लिए मार्केटिंग यही है कि मैं जिस कस्टमर का काम करूं वो जी, कस्टमर अपने मुंह वापस से आए। 4 लोगों को बोले कि हम्म, वो वापस आए एक तो, और दूसरा 4 लोगों को रिकमेंड करे कि भाई अगर आपकी कार की कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, आपकी आवाज चली गई। चले जाओ। तो जी मैं अभी जैसे मेरा कभी कोई ऐसे एफटीआई वगैरह में कहीं पे भी या यंगस्टर्स के साथ थोड़ा बातचीत का कभी सिलसिला ऐसा होता है कि चलो यार, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि जैसे मैंने 300 350 से ज्यादा एड फिल्म्स की है, जी तो जी मैं जी। यही बोलता हूँ कि मैंने 300 डायरेक्टर्स के साथ नहीं किया है। अगर आप हम्म, डायरेक्टर काउंट करेंगे तो मुश्किल से 30 ही होंगे, 20-25 होंगे। लेकिन हाँ, जैसे एक बार किसी के साथ काम किया तो उसके साथ मेरा रिलेशन ऐसा बन गया कि हर 2-4-6 महीने में अरे भाई क्या कर रहे हो, नहीं ये वाली एड फिल्म आई है तो ये करना है तुमको, ये 2 दिन फ्री रखना, बाकी बातें हो जी। जाएंगी, ठीक है जी, डेट नोट कर दी, बस देख लो। इस ट्रस्ट पे। तो मेरे लिए बाकी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती कोई चीज। मेरे लिए अच्छा। मेरा काम और मेरे रिलेशनशिप वो भी। तो लेकिन आपको कभी कभी लगता नहीं है मनोज जी के जैसे ऑफ लेट देख रहे हैं, हालांकि हम खुद क्रिएटिव वर्ल्ड में हैं और अभी से नहीं है, 25-30 सालों से हैं, जी ये जो अचानक से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का आ जाना, कुछ जी लोगों का जिनसे हम लोगों ने हमेशा बहुत मोहब्बत की है, अभी भी करते हैं क्योंकि जी वो अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कवि हैं, लिरिसिस्ट हैं, लेकिन अचानक से एक ऐसी जगह चले जाना और किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं कि नहीं करते वो तो नहीं पता, लेकिन उस तरफ से बोलना और एक तरह का डिविजन क्रिएट करना, इससे कभी आपको तकलीफ होती है? भले ही आप उसका हिस्सा नहीं है, आपको लगता है कि हाँ ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये कुछ अजीब सी चीजें आ तो रही हैं? नहीं
नहीं, वो ऐसा है कि तकलीफ तो होती है और बुरा लगता है, क्योंकि मैं दरियागंज में पला बड़ा हूँ और जी जी दरियागंज जामा मस्जिद मेरे मुसलमानों का जितने इलाका है पूरा ही। जी जी जितना भी है वो मेरे सारे दोस्त वहीं पे थे। मेरे फादर का जो बिजनेस था, सारे उनके दोस्त वहीं के थे। तो मुझे जी याद है कि हम लोग जब स्कूल से निकलते थे तो मेरे दोस्त एहसान उल्लाह, खन्नान, मुनीर आरिफ, हम सब चारों पांचों मिलके जामा मस्जिद की मीनार का के ऊपर चढ़ जाते थे और उसका 25 पैसे का टिकट था और हम 25 घंटों पैसे का टिकट था। टिकट था तो वो वो आपकी। मीनार के जो मीनार के ऊपर जाने का। अब तो पता नहीं जी अलाउड भी है कि नहीं। तो जी उस मीनार जी पे जाके बैठ के हम लोग जी घंटों वो कागज के प्लेन बना बना के उड़ा फेंकते थे। ठीक हाँ, वो देख मेरा जी करीम तक गया, वो देख मेरा जवाहर तक गया और वो देख मेरा। हाँ, तो कभी हमारे दिमाग में कभी कोई ऐसी चीजें मतलब कोई भी त्योहार हो, ये ढेरों ढेरों मटन घर पे इकट्ठा हो जाता था। और दिवाली वगैरह पे हमें याद है कि हमारे फादर ड्यूटी लगाते थे, भाई ये जाओ जरा मंसूर साहब को पहुंचा के आओ, ये हाफिज जी हैं उनके यहाँ पहुंचा के आओ, ये वो जो अपना बैठे हैं वहां पे उनको दे के आओ। हमारे दिमागों में कभी, अब कभी सुनता आई हूँ नहीं जब, बात। कभी आई चीज ही नहीं। अब सुनता हूँ तो बहुत तकलीफ होती है कि यार ऐसा कभी था नहीं, ये चेंज, ये क्यों ये चीजें एम्फसाइज हो रही हैं, क्यों ये साथ में उठना बैठना खाना पीना, ये चीजें कभी वो थी नहीं, हमने जी बचपन से देखा है। जी बेशक बिल्कुल तो बिल्कुल वो मुझे आपका बल्कि जी आपका जो सवाल है वो है, वो परेशानी होती है, तकलीफ होती है कि ये बदलते जी समय में क्यों हम एक क्रिएट कर रहे हैं एक डिवीजन, क्यों एक चीजें छोटी छोटी चीजों को लेके एक अलग अलग मुद्दा। क्या कभी बट ऐसा हुआ है मनोज जी, क्या आपके जी कोई दो चार ऐसे दोस्त रहे हों जो वैसे तो आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है लेकिन जाहिर है वो दूसरी तरफ चले गए हों। दूसरी तरफ से मेरा मतलब मतलब वही है कि जो जो शेयर्ड कोएग्जिस्टेंस पे अब यकीन नहीं करते। क्या आपने कभी समझाने की कोशिश की यार रहना वही है, शेयर्ड कोएग्जिस्टेंस ही रहनी है, सब लोगों को साथ ही रहना है तो फिर क्यों इन सब में क्यों पड़ रहे हो? या कभी ऐसा हुआ है कि आपने उनको बताया हो, समझाया हो, या आपने किनारा किया कि इसको समझ में तो आएगा नहीं, तो वक्त समझाएगा, ऐसा कुछ? मतलब अब बात वगैरह कभी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक बार जो चीजें बन जाती हैं वो निकालना एक्चुअली बहुत स्ट्रांगली जो है नरेटिव, जैसे हमारा कोई हाँ, हमारे बनाया गया। स्कूल बनाया गया है। अब हमारे स्कूल का जब हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ में पढ़ते थे तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, तो हम लोग उसमें सब, मैंने जैसे कि बताया हमारे दोस्त दोस्त थे। बट ओवर द इयर्स मैं आपको बताऊं कि इतना डिवीजन और इतना स्ट्रांग नैरेटिव और इतना कुछ जहर डाल दिया गया दिमागों में कि आपको मैं बताऊं कि वो ग्रुप में से ऑटोमेटिकली कुछ जी अनसेड आप कुछ कर भी नहीं पाए और वो छटनी होनी शुरू हो गई, जी क्योंकि जी आपस के मजाक और आपस की बातचीत और आपस का एक दूसरे की खिंचाई वो कब पर्सनल और उस लेवल पे आ गई कि वो ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि आपस में ही ना लड़ मर बैठे यार, जी और ये जी क्या हो गया हम में यार। सो वो विचारधारा एक उधर से और उधर से फिर लगने लगे, तो अजीब कुछ अड्डा बन गया, तो धीरे से कुछ लोग कट गए, कुछ लोग अलग आउट हो हो गए। गए, अलग हो जी गए। जी सो इट्स अन, सैड, इट्स मुझे सैड। जी बट क्या जी क्या अनुभव भाई से जब मुल्क के दौरान बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि देखिए ह्यूमन बींग्स हैव टू लव ईच अदर एंड दे हैव टू कोएग्जिस्ट, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। तो ये है, ये दौर आया है, ये खत्म हो जाएगा, जी लेकिन ये और बात है कि वो काफी नुकसान करके जाएगा। आपको इसका हाँ सॉल्यूशन क्या लगता है? क्योंकि अब उनको समझाना ये वो तो अब शायद शायद दे हैव गॉन बियॉन्ड दैट। आपको इसका क्या सॉल्यूशन लगता है? और नंबर वन और नंबर टू ये कि अमूमन बहुत लोगों ने शिकायत की है
ये फिल्म इंडस्ट्री खामोश रह जाती है, 2-4 लोगों को छोड़ के जो वॉसिफरस वॉइसेस हैं, उन लोगों को छोड़ के बाकी 90% खामोश रहते हैं। तो इस पर आपकी कोई टिप्पणी है? जी, हम लोग देखिए, अब हम लोग जैसे मुल्क जैसी फिल्म करते हैं या आर्टिकल 15 जैसी फिल्म करते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि हम बेसिकली अपने आर्ट और अपने उस एक जो हमारे पास एक जो फॉर्म है, या हम जो थिएटर करते हैं, जो हम लोग नसीर भाई के साथ प्लेज वगैरह करते हैं, हम यही कर सकते हैं कि उस फॉर्म के जरिए जितना स्ट्रांगली अपना एक ओपिनियन रख सकते हैं वो रखें। क्या बात। पॉलिटिक्स में है तो वो पॉलिटिकली करेंगे, कुछ लोग धरने से है वो उस तरह से करेंगे। हम आर्टिस्ट हैं, मुझे लगता है कि अपने जो फॉर्म है हमारे पास वही हमारा हथियार है। हम चाहेंगे कि हम उसी चीज को उसके थ्रू ही अपना विचार पेश करें और अपना विचार जाहिर करें और अपना दुख जाहिर करें कि भाई ये इस ऐसे ट्रैप्स में मत फंसो। हाँ, मतलब ह्यूमन बीइंग एक्सक्लूसिवनेस में और जी ही नहीं सकता है, उसको इंक्लूसिव ही होना पड़ेगा। मैं अपने पड़ोस के साथ ही रह सकता हूँ, वो उसके वो आंकड़े देख के नहीं रह सकता कि उसका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है। हम लोग रहे हैं और हम लोगों ने को एग्जिस्ट किया है, किसी एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए हमने एक दूसरे के सबको रिस्पेक्ट करते हुए भी हम लोग साथ जिए और बड़ी खुशी से जिए। अब वही वाली बात है, जैसे कि अनूप सिन्हा साहब ने कहा कि है ये टाइम है, निकल जाएगा, नहीं रहेगा। वो भी बात सही है कि थोड़ा नुकसान तो करके ही जाएगा। अब आने वाली जो जनरेशन है, मुझे लगता है कि उनको, जो यंगर जनरेशन है, उनको थोड़ा और अवेयर रहना चाहिए इन चीजों में, बिकॉज उनके सामने पूरी दुनिया में, और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ आप कहें कि हमारे देश की, पूरी दुनिया का हाल नहीं, पूरे दुनिया में ही नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया का हाल देखिए आप, हर तरफ अमेरिका हो, ये रशिया उधर यूक्रेन में घुसा हुआ है, आप देखिए ना, आदमी से हर जगह ये कुछ ये फेज है, ये बहुत भयानक अच्छा बुरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को। सिर्फ ऊपर से पैंडेमिक, ऊपर से कोविड की मार, अनएम्प्लॉयमेंट की मार, पैंडेमिक, उसके बाद वॉर, अब कुछ महंगाई का हाल देखिए, क्या हाल हो चुका है, कैसे सस्टेन कर रहे होंगे लोग जिनकी एक बेसिक लिमिटेड सैलरी होती है। जी, सैलरी तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में, क्योंकि हम लोग एक फिलैंथ्रोपिक ग्रुप से जुड़े हुए हैं और लोगों को इसी कोविड इंड्यूस्ड कर्फ्यू के दौरान हम लोग पहुंचाया करते थे कुछ सामान। तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट है, जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, स्टेज के आर्टिस्ट हैं या म्यूजिक के आर्टिस्ट हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें से बहुत लोगों को मैंने अपने घर के बाहर सब्जी बेचते हुए देखा है। या उनको मान लीजिए कोई केले दे गया, फल दे गया, और चुपके से बाहर निकले, टोकरी में रख के उसको बेचने निकले। जरा सोचिए, इतनी तकलीफ। उसके बाद फिर बाकी अगर रिलीजियस चीजें आए तो और ज्यादा बुरा है। हम भी उम्मीद करते हैं कि चीजें अच्छी होंगी जी। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस चैनल के माध्यम से मैं आपसे बात कर रही हूँ, आवाज द वॉइस, इस चैनल की भी यही कोशिश है कि वो पॉलिटिकल बैशिंग नहीं करते, कंट्री बैशिंग नहीं करते, पीपल बैशिंग नहीं करते, और पूरी भरसक कोशिश में लगे हुए हैं कि हम कंपोजिट कल्चर की, शेयर कोएक्सिस्टेंस की और ह्यूमैनिटी की बात करें। क्या आपको लगता है कि ऐसे चैनल के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा ऐसे चैनल के लिए कि आप हमारे लायक, मैं और अपने पर्सनली कहना चाहता हूं कि इसके आपके एफर्ट को मैं बहुत तारीफ करता हूं, बहुत अच्छा एफर्ट है जिस तरह से आपने कहा है, और इसके अंदर कहीं भी कभी भी किसी तरह का भी मेरा सहयोग आपको लगे, आप प्लीज एक फोन उठाइए मुझे और मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। क्या बात है, आज आपने दिल खुश कर दिया। जी, मैं बिल्कुल और मैं दिल से कह रहा हूँ ये बात,
आप मुझे फोन कीजिए कि ये ऐसा मनोज प्रोग्राम है, ये हमको पहुंचाना है, ये मैसेज करना है, ऐसे प्रोग्राम बनाना है। मैंने आपको बताया ना, जो मेरे पास माध्यम है, मेरा ये मीडिया या फिल्म, इस मीडियम के थ्रू अगर कुछ भी मैं अच्छा मैसेज पहुंचाना चाहूँ जब आपके थ्रू, तो आई एम ऑलवेज रेडी। प्लीज फील फ्री एनी टाइम। आप बोले भाई हमारे स्टूडियो में आ जाइए, हमको ये प्रोग्राम बनाना है और ये देश तक मैसेज पहुंचाना है, लोगों में प्यार का, अमन का, खुशी से रहने का, मैं आ जाऊं, बिल्कुल शामिल होऊंगा आपके साथ। क्या बात है। आपने दिया, सो ग्रेटफुल। प्रोड्यूसर साहब बड़े खुश हो रहे होंगे और हम बहुत इमोशनल हो रहे हैं। इसके लिए कोई ग्रेटफुलनेस की जरूरत नहीं है। ये एज एन आर्टिस्ट, एज ए सिटीजन, एज ए ह्यूमन बीइंग, ये हमारा फर्ज बनता है। ये आज हमें अगर किसी पोजीशन पे ईश्वर ने पहुंचाया है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अगर कुछ अपने लोगों को भी अगर मोटिवेट कर सकें या बात कह सकें या उनकी समझ में कुछ तरह से डाल सकें इस माध्यम के थ्रू, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है, ये हमारा फर्ज बनता है। क्या बात। तो आवाज द वॉइस के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे कि भाई ये काम कर रहे हैं, वॉट एवर, क्योंकि आपने कह दिया तो मैं आई एम लाइक जैसे आवाज द वॉइस नाम है, आवाज द वॉइस जो चैनल है, जो जितना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के बिना किसी पॉलिटिकल बैशिंग और बिना किसी पीपल्स बैशिंग के, सिर्फ वो अपने चैनल के थ्रू लोगों के अंदर प्यार से रहने और सद्भावना से रहने और एक दूसरे के रिलीजन, एक दूसरे के कास्ट, उसको सम्मान, उसकी रिस्पेक्ट करने की जो अपील कर रहे हैं, उसमें उसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ, उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और मैंने जैसे कि पहले भी कहा, कभी भी मेरे लायक कोई काम हो मुझे आप बताएं, मैं फौरन हाजिर हूँ। क्या बात है। आपने ना दिल, वाकई में दिल खुश कर दिया। थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी ना कि कुछ है आप में जिसकी वजह से हम आपसे कनेक्ट करते हैं। तो चूंकि आप माशाल्लाह इतने महान कलाकार हैं, तो क्या आप यंग लोगों को कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि ऐसे कलाकार बनो, ऐसे इंसान बनो, ताकि ऐसे कलाकार, मेरे जैसे कलाकार बन पाओ? मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप यंग हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास आपकी फिंगर टिप्स पे अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है कि फिंगर टिप्स पे आपके पास पूरी दुनिया है। चाहे आप गूगल कर सकते हैं, किसी भी वर्ल्ड का कोई भी आपको न्यूज आपके फिंगर टिप्स पे है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि किसी की बात मत मानिए, जस्ट अपना दिमाग इस्तेमाल करिए और अपने दिल की सुनिए। क्या बात। पढ़े, समझें सिचुएशन को, फिर रिएक्ट करें। आप यंग हैं, आप जवान हैं, आप भेड़ बकरी मत बने कि किसी ने आपको हाथ दिया तो आप उस तरफ चल दिए, किसी ने उधर से किसी तरफ हाथ दिया तो आप उस तरफ चल दिए। मैं कह रहा हूं कि आप मेरी या कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी है, किसी की मत मानिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि ये क्यों हो रहा है और फिर अपनी राय करिए और अपना एक्शन कीजिए कि अच्छा भाई मेरे को ये समझ में आया, मैं ये करूंगा। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से करेंगे, चीजें ऑटोमेटिकली बहुत राइट ट्रैक पे आएंगी। जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि आप शेर व शायरी और कविता वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं? आपका अंदाज है वो। नहीं, कोई है मेरा वो सीमा जी का काम है, वो लिखती भी है, पोइट्री भी लिखती है, उन्होंने फिल्म भी बनाई, वो राम प्रसाद की 13वीं बहुत अच्छी फिल्म बनाई। जी। हाँ, मैं तो सुनने में इंटरेस्टेड रहता हूँ या देखने में, और एक्टिंग करता हूँ बस मैं, और वही मुझे काम आता है और कोई काम नहीं आता। क्या बात। मेरी गंगूबाई में अभी हमने उनको देखा है। जी। मतलब आप लोगों का तो कंपटीशन भी मुश्किल है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे पर ही भारी है। नहीं, मतलब मैं इसीलिए मैं तो कई लोगों को बोलता हूँ कि क्रिटिसिज्म के लिए मुझे कहीं बाहर जाना नहीं पड़ता। मुझे सबसे पहले गाली घर पे ही पड़ जाती है, या तारीफ या गाली जो भी है वो घर पे ही पड़ जाती है। जी। और हमारे आवाज द वॉइस पर आने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं वाकई में तहे दिल से खुद भी पर्सनल लेवल पे भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये जो इंतजार ना, इट वाज वर्थ इट। नहीं, बिल्कुल, आप आवाज द वॉइस ने मुझे बुलाया और
मुझे अफसोस है कि मैं पहले क्यों नहीं आया, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बड़ी अच्छी बहुत बातचीत हुई। और जी फिर कभी भी आपको कभी ऐसा लगे तो आप मुझे बस फोन कीजिए, हम लोग फिर मिलेंगे। और नहीं तो मैं, आप कहेंगे तो मैं दिल्ली का तो रहने वाला हूँ, दिल्ली आने के लिए मैं बेताब रहता हूँ। जी मैं जी आपके स्टूडियो में आ जाऊंगा, बशर्ते आप कि दिल्ली की बेहतरीन चीजें खाने के लिए। बस तो पुरानी एक तो पुरानी पुरानी दिल्ली दिल्ली। की, प्लस मेरे घर की मैं कबाब अच्छा बनाती हूँ, मटन अरे फोरन बिरयानी अच्छी बस बस बस, जी फिर जी आप जी बस, अब जी एक फोन की जरूरत है, मैं आ जब आप जाऊंगा वहां दिल्ली पे। आए तो जब आप दिल्ली आए बराए मेहरबानी मुझे सूचित करें, ताकि हम नहीं बिल्कुल स्टूडियो में नहीं, आपका एक और इंटरव्यू कर सकें। ये तय रहा क्या, मेरी अगर जी कोई शूटिंग पड़ती है और मैं दिल्ली आ रहा जी हूँ, आई जस्ट जी मैसेज यू जी कि जी भाई सिद्दीकी साहब मैं आ रहा हूँ और 2 दिन रहूंगा, तो फिर कोई हम लोग टाइम जी निकाल के फिर मिलेंगे और कुछ अपना प्रोग्राम कर क्या बात, लेंगे, और फिर आपके जी घर के कबाब भी खा लेंगे। बेशक बेशक, तो एक दिन पहले बताइएगा, मैं सीमा एक दिन पहले लेना पड़ता हाँ, है जी जरूर जरूर जरूर, जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके मुझे बेहद खुशी हुई, बहुत जी जी, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया, यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।